मेरा नाम रश्मि है। मैं एक यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी। मेरा छोटा सा परिवार था जिसमें मैं अपने पति, अपने 11 साल की बेटी नीता और अपने 18 साल के देवर ऋतिक के साथ रहती थी। मेरे पति दिनेश की मौत को अभी कुछ दिन ही हुए थे और मेरा देवर जो अपने बड़े भैया के अंतिम संस्कार के समय फूट फूट कर रो रहा था और वो किसी से नॉर्मली फ़ोन पर बात कर रहा था, जिससे उसके चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। उसके थोड़ी देर बाद ही वो मेरे पास आया जब मैं अभी अभी घर के मंदिर से पूजा करके हाथ में थाली लेकर बाहर निकल रही थी। भाभी, मैंने आपकी गाड़ी बेच दी है। यह सुनते ही मेरे हाथ से थाली गिरते गिरते बची थी। मुझे लगा कि शायद मैंने गलत सुना है। मैंने धीरे से पूछा, कौन सी गाड़ी ऋतिक? वो धीरे से हंसा और कहने लगा, वही भैया वाली पुरानी गाड़ी। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, आपको रोजाना यूनिवर्सिटी जाने के लिए टैक्सी या रिक्शा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सब संभाल लूँगा। उसकी आवाज़ में दुख नहीं था, गम नहीं था, बस एक अजीब चीज़ थी, जैसे मेरे पति के जाने के बाद वो घर का मालिक बन गया हो। मेरी तो सांसें अटक गईं। इस पल मैं समझ गई थी यह सिर्फ गाड़ी की बात नहीं, यह तो अभी शुरुआत है। जो हुआ वो मेरे बेटे के समान देवर ने किया और मुझे तब भी नहीं पता था कि इसी घर के मंदिर की दान पेटी में क्या रखा था जो एक दिन मेरी पूरी जिंदगी हिला देगा। मेरे पति को मेरी सोसाइटी इज्जतदार आदमी के नाम से जानती थी। हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में एक साथ प्रोफेसर की नौकरी करते थे। सारी जिंदगी उन्होंने शराफत में गुजार दी थी। उनकी मौत अचानक नहीं हुई थी, लेकिन इतनी भी ठीक नहीं कि दिल तैयार हो जाए। उनको हार्ट प्रॉब्लम थी, उनका दिल कमज़ोर हो गया था। मैं उनके जाने के बाद भी नौकरी करती थी ताकि घर चलता रहे, क्योंकि मेरा देवर अभी पढ़ाई कर रहा था और मेरी बेटी भी पढ़ रही थी और छोटी थी। मैं अपने देवर को शुरू से ही अपनी औलाद समान समझती थी। जब मेरी शादी हुई थी तब वो बहुत छोटा था। मेरे पति के माता पिता जल्द ही इस दुनिया से चले गए थे। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि हमेशा मेरे भाई का ख्याल रखना। इसको माता पिता का प्यार नहीं मिला है, तुम इसे इतना प्यार देना कि इसे माँ बाप के प्यार की कमी महसूस ही ना हो। वो खुद भी अपने भाई से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने हमेशा उसकी हर ख्वाहिश को पूरी किया था। मेरे पति चले गए थे और एक एक करके लोग आना बंद हो गए थे। हमदर्दी भी अक्सर 7 दिन से ज्यादा नहीं टिकती, लेकिन मेरे देवर की आवाज में जो बदलाव आया था वो मुझे अंदर तक चुभता था। मैं सुबह जल्दी यूनिवर्सिटी के लिए घर से निकलती थी, शाम को लौटती थी। ऋतिक भी कॉलेज के लिए घर से निकल जाता था और मेरी बेटी भी आधा दिन स्कूल में होती थी। घर में एक नौकरानी थी जो घर के सारे काम करती थी, साथ ही मेरी बेटी का भी ख्याल रखती थी। गाड़ी मेरे लिए सुविधा नहीं थी, वो मेरा सहारा थी। वो गाड़ी मेरे पति की याद भी थी। रोज हम दोनों साथ ही उसी गाड़ी में बैठकर यूनिवर्सिटी जाते थे और ज्यादातर मैं ही ड्राइविंग करती थी। हर बार गाड़ी स्टार्ट करते समय वो मुझसे कहते थे, रश्मि गाड़ी धीरे चलाना, किसी तरह की जल्दी नहीं है, बस कोई हादसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि नीता और ऋतिक बेसहारा हो जाए। मेरे पति एक तरह से बिल्कुल ठीक कहते थे। जिन बच्चों के सर पर बड़ों का सहारा नहीं होता उन्हें इस संसार में कोई स्वीकार नहीं करता। उन्हें अकेले जिंदगी बितानी पड़ती है। यह इतनी यादों भरी गाड़ी मेरे देवर ने बेच दी थी, वो भी मुझे बिना बताए। मैंने खुद को संभालते हुए कहा कि तुमने यह कैसे बेच दी? उसने बीच में मेरी बात काट दी और कहा, भाभी आप इमोशनल ना हो, गाड़ी काफी पुरानी थी, उससे कभी भी हादसा हो सकता था और वैसे भी अब उसे कौन चलाएगा, मैं हूं ना। मैंने एक अकाउंट खोल दिया है आपके लिए। आपकी सैलरी, भैया की पेंशन, जो भी आएगा सब कुछ मैं मैनेज कर लूंगा, आप टेंशन ना लें। उसने मेरे लिए ऐसे कहा जैसे मैं कोई बच्ची हूँ। मुझे पहली बार लगा मेरा देवर मुझे भाभी नहीं एक जिम्मेदारी समझने लगा है। मैंने धीरे से पूछा, किसको बेची है? उसने कहा कि डीलर को, वो पेपर वर्क कर देगा, आप समझोगे नहीं है सब। आप बस घर संभालो, यूनिवर्सिटी संभालो और अपनी बेटी को देखो। और फिर वो चला गया जैसे फैसला सुनाकर अदालत उठ गई हो। उस रात मैं सो नहीं पाई थी। पहले जो मेरा देवर मेरी बेटी के साथ बैठकर बातें करता था, मुस्कुराकर उसके साथ खेलता था, लेकिन अब तो उसने मेरी बेटी से भी नजरें चुरानी शुरू कर दी थी। वो अक्सर मेरे पास आकर कहती थी कि मम्मी चाचू को क्या हो गया, चाचू मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करते। मैं उसकी बात को नज़रअंदाज कर देती थी और सोचती थी कि हो सकता है उस पर पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए वो नीता को इग्नोर कर रहा है। मैं अलमारी के सामने खड़ी रही जहाँ मेरे पति अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स रखते थे। ऋतिक अक्सर अपने भाई से कहता था कि भैया ये सब पुरानी फाइलें रखकर आप क्या करोगे, जगह घेरती है।
दिनेश कहते थे कि कागज़ पुराने नहीं होते, या सच्चाई के सबूत होते हैं। मैंने चाबी ढूंढी, अलमारी खोली और ऊपर वाले शेल्फ में फाइलों का ढेर था। कुछ मेरे पति की मेडिकल रिपोर्ट्स थी, कुछ बिजली पानी के बिल थे, कुछ इंश्योरेंस के। मैंने गाड़ी वाली फाइल निकाली, अंदर आरसी की कॉपी होनी चाहिए थी, इंश्योरेंस पेपर, पॉल्यूशन, लेकिन वहाँ खाली प्लास्टिक स्लिप थी। किसी ने इसे निकाल लिया था और इसका मतलब घर में सिर्फ एक ही इंसान था जो ऐसा कर सकता था। ऋतिक, यह देखकर मेरा दिल बैठ गया। मैं किचन में गई, पानी पिया, मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे याद आया पिछले हफ्ते ऋतिक ने मुझे चाय बना कर दी थी, बहुत प्यार से। वो अचानक इतना मीठा क्यों हो गया था, मैं तब नहीं समझी थी। उसी दिन उसने कहा था कि भाभी आप फिक्र मत करो, भैया के जाने के बाद मैं सबको देख लूँगा। और फिर उसने मेरे पति के स्टडी रूम की चाबी मांगी थी और कहा था कि बस कुछ पेपर्स चेक करने हैं। मैंने उस पर भरोसा करके उसे चाबी दे दी थी। उस दिन मैंने नहीं सोचा था कि मेरा देवर वहाँ पेपर चेक करने के नाम पर मेरी दुनिया से कागज़ निकाल रहा है। सुबह मैं यूनिवर्सिटी नहीं गई, मैं सीधी सोसाइटी के गार्ड के पास गई। मैंने उसे सवाल किया, क्या कल रात कोई डीलर आया था? गार्ड ने कहा कि मैडम, कल दोपहर में एक आदमी आया था गाड़ी देखने के लिए, ऋतिक साहब भी उनके साथ थे। मैंने एंट्री कर दी थी। यह सुनकर मेरा गला सूख गया। मतलब यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मुझे खबर तक नहीं हुई। मैंने ऋतिक को कॉल की, उसने कॉल नहीं उठाई। फिर मैंने मैसेज किया कि अभी बात करो। उसने जवाब दिया, मैं मीटिंग में हूँ। मीटिंग? उसके लिए मेरी ज़िंदगी की चीज़ें बेचना मीटिंग थी? मैंने अब वही किया जो मैं सालों से नहीं कर पाई थी। मैंने मदद मांगी। मेरे पति के पुराने दोस्त थे मिस्टर ऋषभ त्यागी एडवोकेट, वो एक सीनियर वकील थे और दिनेश उन्हें बहुत मानते थे। मैंने उनका नंबर निकाला, उन्हें फ़ोन किया। उन्होंने उठाया और कहा कि जी रश्मि जी बोलिए। मैंने सांस लेकर कहा, ऋषभ जी, ऋतिक ने दिनेश की गाड़ी बेच दी है, वो भी मुझे बिना बताए, और गाड़ी के कागज़ फाइल से गायब हैं। फ़ोन के उस पार एक सेकंड का सन्नाटा हुआ। फिर उन्होंने बहुत शांत लेकिन बहुत पक्के अंदाज में कहा, आप अभी घर में हैं? मैंने कहा जी। उन्होंने कहा, मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन यह मामूली बात नहीं है। आप जल्दी से एक काम कीजिए, जितने भी आपके पति और आपके नाम के डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें एक सेफ जगह रख लीजिए और किसी को मत बताइएगा कि आप मुझसे बात कर रही हैं। मैं आधे घंटे में आपको कॉल बैक करता हूँ। उनकी बात ने मेरे दिमाग में भूचाल ला दिया था कि क्या मेरे पति का भाई इतना दूर जा सकता है। मैं उसके लिए एक माँ की तरह फिक्रमंद थी और मैंने माँ की तरह ही हमेशा उसका ख्याल रखा था। माँ का दिल हमेशा बच्चों के लिए बहाने ढूंढता है, लेकिन सच ऐसा था जिसे बहाने नहीं चाहिए थे। मैंने बैठकर कागजात निकाले और उसी दौरान मुझे एक छोटी सी बात याद आई जिसने मेरे हाथ रोक दिए थे। मेरे पति की मौत से 2 दिन पहले जब वो बहुत कमज़ोर थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था। उनकी उंगलियां ठंडी थी लेकिन पकड़ बहुत मजबूत थी। उन्होंने बहुत धीरे से कहा था कि रश्मि, ऋतिक मेरा भाई है, तुम बस मंदिर की दान पेटी याद रखना। मुझे लगा वो शायद गरीबों में पैसा दान करने की बात कर रहे हैं। दवाइयों का असर उनके दिमाग पर चढ़ गया या बुखार का वहम है। मैंने उनके इन शब्दों को दिल के किसी कोने में रख दिया था। आज वो कोना खुल गया था। मंदिर की दान पेटी, वो छोटा सा मंदिर जो हमारे घर में ही मौजूद था, जिस दान पेटी में हम धनराशि डालते थे और फिर ज़्यादा पैसा हो जाने पर वो पैसे गरीबों में बांट दिया करते थे। मेरे पति ने आखिरी वक्त में दान पेटी के बारे में क्यों कहा था और ऋतिक ने वो गाड़ी बेचकर नई गाड़ी खरीद ली। ऋषभ जी ने आधे घंटे के बाद कॉल की। उन्होंने कहा, रश्मि जी, मैंने आरटीओ वाले एक जानने वाले से बात करके देखी है, लेकिन पहले एक बात बताइए, गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड थी? मैंने कहा, मेरे पति दिनेश ने मेरे नाम करवाई थी। वो कहते थे कि यह तुम्हारे नाम पर ही रहेगी, यह तुम्हारा सहारा है। ऋषभ जी की आवाज़ में जल्दी से ताकत आ गई थी। उन्होंने कहा, तो फिर बिना आपके साइन और मौजूदगी के गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। अगर हुई है तो यह जालसाजी होगी या उसमें आपका देवर शामिल है। मेरे कानों में जालसाजी का शब्द हथौड़े की तरह लगा था। भाभी होने के बावजूद मेरे अंदर कुछ जागा था, गुस्सा नहीं, एक साफ चेतावनी। अब अगर मैं खामोश रही तो एक सिर्फ गाड़ी नहीं, मेरी पूरी जिंदगी बेच देगा। मैंने डरते डरते कहा, ऋषभ जी, वो मेरे पति का भाई है। वो जिस तरह अपने भाई की इज्जत करता था इसी तरह मेरी भी करता है। उन्होंने बहुत धीरे से लेकिन मजबूत अंदाज में कहा, आप उसकी भाभी हैं, माँ तो नहीं है, और आपके पति से उसका संबंध आपसे भी ज्यादा गहरा था।
दिनेश मर चुका है। भाभी होना मतलब आंखें बंद करना नहीं होता। आपने उसकी परवरिश की, अच्छे बुरे की पहचान सिखाई, मतलब सही समय पर अभी भी आप उस पर रोक लगा सकती हैं। उनकी यह बात मेरे सीने में कहीं अटक गई थी। उन्होंने आकर कहा, आप एक काम करो, आज शाम तक कोई भी कागज ऋतिक को मत देना। अगर वो मांगे तो कह देना कि वो तो आपको भी नहीं मिल रहे, और सबसे जरूरी बैंक की तरफ कोई चीज तो नहीं है, कोई लॉकर या कोई अकाउंट वगैरह। मैंने कहा, दिनेश के नाम पर एक लॉकर था, लेकिन जो अभी मुझे नहीं पता कहाँ है। वो हमेशा कहते थे कि सब बंदोबस्त है। एडवोकेट ऋषभ ने कहा कि ठीक है, हम लॉकर पर भी नजर डालेंगे, लेकिन पहले मैंने गाड़ी का नंबर भेज दिया था। शाम होने से पहले ऋतिक घर आ गया था। उसके चाल में एक नकली परेशानी थी। उसने आते ही सवाल किया, भाभी आज आप यूनिवर्सिटी नहीं गई थी? मैंने कहा, नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। उसने मेरे चेहरे को देखा, फिर जल्दी से अपनी नजरें इधर उधर फेरी, जैसे वो चेक कर रहा हो कि मैं जान तो नहीं गई। फिर उसने वही मीठी आवाजें निकाली, भाभी आप परेशान ना हो, गाड़ी से आपको क्या लगाव है? मैंने नई गाड़ी खरीद ली है, मैं भी कभी कभी आपको ड्रॉप कर दिया करूंगा, बस आप मुझे फाइल दे दो। भैया की जो पुरानी फाइलें हैं वो टैक्स वाला मांग रहा था। टैक्स? मैंने सांस दबाकर कहा, टैक्स वाला भी आ गया? हाँ भाभी, फाइल्स। वो तड़प कर बोला, भाभी जल्दी करो, लोग क्या कहेंगे कि भैया के जाने के बाद घर की चीजें बिखरी पड़ी हैं। मैंने पहली बार उसकी आंखों में डायरेक्ट देख कर कहा, लोग तो कल भी कहेंगे ऋतिक, और परसों भी कहेंगे। तुम पहले मुझे यह बताओ कि गाड़ी किसको बेची है? उसके चेहरे का रंग एक पल के लिए बदल गया, फिर वो हंसने की कोशिश करने लगा और बोला, भाभी आप क्यों पूछ रही हो? सब कुछ मैंने संभाल लिया है ना, आप समझोगी नहीं? मैंने बहुत शांत होकर कहा, मैं समझ जाऊंगी, क्योंकि वो गाड़ी मेरे नाम पर थी और उसके कागज मेरी फाइल से गायब हैं। यह सुनते उसकी गर्दन की नसें फूल गई थी। उसने दिखावे की मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई और कहा, आपने वो फाइल देखी थी क्या? भाभी आप खुद को डिप्रेशन में क्यों डाल रही हो? मैं बाद में आपको सब दिखा दूंगा। और फिर उसने टेबल पर हाथ रखकर थोड़ा आगे झुकते हुए धीमी आवाज में कहा, वैसे भैया की स्टडी रूम की दूसरी चाबी कहाँ है? उसके सवाल में लालच था और डर भी था, जैसे उसे कोई चीज चाहिए जो उसे अभी तक नहीं मिली। मुझे समझ आना शुरू हो गया था, वो सिर्फ गाड़ी के पीछे नहीं, वो किसी और चीज के पीछे है। दानपेटी, लॉकर की चाबियां सब एक ही धागे से जुड़े थे। मैं उसी मंदिर में गई और जैसे ही मेरी नजर दानपेटी की तरफ पड़ी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि दानपेटी अपनी जगह पर थी ही नहीं। वो कहाँ गई, यह देखकर मैं हैरान रह गई। मैं घबराहट में बाहर की तरफ आ रही थी। जब मैं बाहर आई तो ऋतिक फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन कुछ शब्द मेरे कान तक पहुंचे। हाँ हाँ, पेपर तो मिल गए हैं, बस एक चीज़ बाकी है, दान पेटी वो मंदिर से गायब है। फिर से उसने धीमी आवाज़ कर दी। मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई थी। उसने दान पेटी क्यों कहा था? दान पेटी में वो किस चीज़ को तलाश कर रहा है? दान पेटी भी तो मंदिर से गायब थी। क्या मेरे पति ने सच में दान पेटी में कुछ छुपाया था? और क्या मेरा देवर उसे पाने के लिए मुझे धीरे धीरे खाली कर रहा था? मैंने ऋषभ जी को मैसेज किया, उन्हें दान पेटी के बारे में बताया और कहा कि मुझे डर लग रहा है। उनका रिप्लाई आया, डरो मत, चौकन्ना रहो, कल सुबह आरटीओ से इन्वेस्टिगेशन मिल जाएगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम गाड़ी होल्ड करवा देंगे। मैंने मोबाइल स्क्रीन बंद की। कमरे में अंधेरा था, लेकिन मेरे अंदर पहली बार एक रोशनी थी, सच की रोशनी। मैं रो नहीं रही थी, लेकिन आंखों में वो चमक थी जो तब आती है जब इंसान फैसला कर लेता है। अब और नहीं रश्मि। सुबह के समय एडवोकेट ऋषभ जी की कॉल आई थी। उनकी आवाज़ तेज और साफ थी। उन्होंने कहा, रश्मि जी, गाड़ी का ट्रांसफ़र कल ही दिखाया गया और खरीदार का नाम कोई डीलर नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जो आपकी सोसाइटी के पास ही रहता है। यह सुनकर तो मेरा सर ही चकरा गया था। वकील साहब ने कहा, हाँ, मतलब गाड़ी दूर नहीं है और असल बात यह है कि ट्रांसफ़र के लिए जो दस्तखत लिए गए हैं वो आपकी नकल करने की कोशिश है। यह सुनकर तो मेरे हाथ से फ़ोन गिरने को आ गया था। मेरे अंदर के इंसान का झगड़ा अब खत्म हो गया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। मुझे इंसाफ चाहिए था। वकील साहब ने कहा, मैं अभी एक लीगल नोटिस तैयार कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले
हम गाड़ी फिजिकल ढूंढेंगे। अगर आपकी सोसाइटी के आसपास गाड़ी है तो आज ही दान पेटी की भी तलाश करनी होगी। आप घर में दान पेटी तलाश कीजिए। मैंने पूरे घर में दान पेटी तलाश कर ली थी मगर वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रही थी। मैं परेशान होकर सोफे पर बैठी हुई थी जब मेरी बेटी मेरे करीब आई और मुझसे बातें करने लगी। उससे बातें करके मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, लेकिन बातों ही बातों में उसने मुझसे कहा, मम्मा आप मेरे साथ खेलो ना। मैंने कहा बेटा अभी मेरा मूड नहीं है, मामा परेशान है। उसने मुझसे पूछा कि आप क्यों परेशान हैं, तो मैंने उसे बता दिया कि दान पेटी कहीं नहीं मिल रही है। उसने मुझे बताया कि दान पेटी तो मैंने आपकी गाड़ी में देखी थी, आपको याद नहीं? जब पापा जिंदा थे तब और आप और पापा दान पेटी गाड़ी में रख कर ले गए थे। आप लोगों ने गाड़ी में बैठकर उसमें से पैसे निकाल कर काउंट किए थे और हम लोग गरीबों के लिए सामान खरीदने गए थे। उसके बाद तो दान पेटी गाड़ी में ही रह गई थी और फिर 2 दिन बाद ही पापा हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। नीता की बातें सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। दान पेटी तो हम लोगों ने गाड़ी में ही रखी थी। मैं उसे वापस निकालकर मंदिर में रखना भूल गई थी। मैंने तो अपना सर ही पकड़ लिया था। यह सब मुझे याद क्यों नहीं रहा? शायद पति के जाने के बाद और इतनी सारी मुसीबतों के बीच मुझे यह बात याद नहीं रही थी। अब गाड़ी ही तलाश करनी होगी। मैं सोच रही कि आखिर दान पेटी में क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से तो उसमें सिर्फ पैसे ही हो सकते हैं, या शायद वो भी नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोग तो वो सारे पैसे निकालकर गरीबों के लिए सामान लेकर चले गए थे। वो तो खाली हो गई थी, उसमें तो अब पैसे भी नहीं थे। तो फिर मेरे पति ने दान पेटी का जिक्र क्यों किया था? हो सकता है उसमें कुछ ऐसा हो जो मेरे देवर के असल इरादे दिखा दे। उसी पल बाहर हॉल में नौकरानी की आवाज आई, भाभी नीचे आओ, एक आदमी आया है, कह रहा है कि गाड़ी के बारे में बात करनी है। मैंने दरवाजा खोला, मेरा दिल धड़क रहा था। पीछे लॉबी में एक आदमी खड़ा था, सिंपल कपड़े पहने लेकिन आंखें तेज थी। उसने कहा कि आप रश्मि जी हैं? मैडम आपकी गाड़ी अभी बेसमेंट में खड़ी है। मेरी सांसें रुक गईं। मैं जल्दी से बेसमेंट की तरफ भागी और जब मैंने दूर से अपनी गाड़ी को देखा तो विंडशील्ड के अंदर कुछ चमका, जैसे किसी ने जल्दी में कोई चीज छुपाई हो। मैं दरवाजा खोलने ही वाली थी कि पीछे से ऋतिक की आवाज मेरे कान में आई, भाभी उसमें दान पेटी रखी हुई है, उसे मत खोलना। उसकी आवाज मेरे कान में जहर बनकर उतर गई थी। मैंने पलट कर देखा, उसकी आंखों में डर था और वो किसी भाई का नहीं था। वो डर किसी मुजरिम का था जिसे पकड़े जाने का डर हो। बेसमेंट की पीले रंग की रोशनी में विंडशील्ड के अंदर कुछ चमक रहा था, एक छोटा सा धातु जैसे कोई चाबी या पेन ड्राइव का हिस्सा हो। दान पेटी का ताला टूटा हुआ था और वो खुली हुई थी। मैंने अपने अंदर की कांपती हुई औरत को एक तरफ रखकर उस औरत को आगे किया था जो बरसों से संभलती आई थी। मैंने धीरे से कहा कि तुम मुझे रोक क्यों रहे हो ऋतिक? उसने आंखें फाड़ ली जैसे आसपास कोई सुन न ले। फिर कहने लगा कि भाभी वो बस उसमें पुराने कुछ कागज रखे हुए हैं, आप परेशान हो जाएंगे उन्हें देखकर। मैंने सब साफ कर दिया है, चलिए ऊपर साफ कर दिया है। मैंने उसके शब्द पकड़ लिए, मतलब कि दान पेटी में कुछ था और तुमने निकाल लिया है। उसके गले में जैसे कुछ फंस गया था। वो चीख कर बोला, आपको ये सब समझ नहीं आएगा। और फिर उसने मेरी कलाई पकड़ ली, हल्का सा जोर लगाकर मुझे वहां से ले जाने लगा जैसे मैं कोई बच्ची हूँ। मुझे पहली बार उसकी पकड़ पर गुस्सा नहीं, शर्म आ रही थी। मैं बोली नहीं, बस धीरे से अपनी कलाई छुड़ाई। मैंने बहुत शांत आवाज में कहा कि मुझे हाथ मत लगाना। शांत आवाज कभी कभी सबसे तेज थप्पड़ होती है। उस अजनबी आदमी ने जो नीचे लॉबी में आया था हिचकिचाते हुए कहा, मैडम मैं सोसाइटी के इलेक्ट्रीशियन को जानता हूँ, कल रात यह गाड़ी यहाँ थी। सुबह सुबह किसी ने पार्क की, फिर थोड़ी देर में 2 लड़के आए, गाड़ी से ही लकड़ी के बॉक्स जैसा कुछ बाहर निकाला और फिर वापस इसी गाड़ी में रखकर जल्दी जल्दी चले गए। मैं समझ गई थी कि ऋतिक अकेला नहीं है, या तो उसने किसी को भेजा है या वो खुद किसी के साथ मिलकर यह सब कर रहा है। मैंने मोबाइल निकालकर वकील साहब का नंबर लगाया। पहली घंटी पर उन्होंने कॉल उठा ली थी। मैंने तेज सांस में कहा, वकील साहब गाड़ी बेसमेंट में है और दान पेटी का ताला टूटा हुआ है और ऋतिक मुझे उसे खोलने से रोक रहा है। उनकी आवाज़ एकदम हुक्म वाली हो गई। उन्होंने कहा, रश्मि जी आप गाड़ी के अंदर कुछ भी छुए बिना वीडियो बनाएं। नंबर प्लेट अंदर की हालत
दान पेटी का ताला, सब कुछ। और इस बारे में कुछ भी ऋतिक को मत बताना कि आप वीडियो रिकॉर्ड कर रही हैं। मैंने मोबाइल हथेली में छुपाकर वीडियो शुरू कर दी थी। मेरी उंगलियां कांप रही थी। मैं पहली बार अपने ही घर में सबूत जमा कर रही थी। ऋतिक ने मेरा मोबाइल देखा तो उसकी आवाज़ तेज हो गई। वो कहने लगा, भाभी आप क्या कर रही हो? लोगों को दिखाओगी क्या? सोसाइटी में हमारा तमाशा बनाओगी क्या? मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, तमाशा तो तुमने बनाया है ऋतिक, मैं तो बस सच देख रही हूँ। उसके अंदाज में कड़वाहट आ गई थी। सच? कौन सा सच? यह क्या है भाभी? आप अकेली हो, आप मैनेज नहीं कर सकती? मैं करूँगा ना। उस पल मुझे दिनेश की बात याद आ गई थी। अगर कभी ऋतिक बहुत मीठा हो जाए, और आज वो मीठा नहीं था, आज वो असली था। मैंने गाड़ी की चाबी निकाली। मेरे पास अभी भी गाड़ी की एक डुप्लीकेट चाबी थी जो मैं हमेशा अपने पर्स में रखती थी। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। अंदर सीट पर धूल थी, लेकिन कोई बड़ी तोड़फोड़ नहीं थी। दान पेटी सीट पर रखी हुई थी। मैंने झुकी, मेरी नज़र उस चमकती हुई चीज़ पर गई। वो एक छोटी सी चाबी थी, काली रबड़ की कोर वाली, जिस पर एक नंबर उभरा था। मैंने उसे उठाया नहीं था। पहले वीडियो में क्लियर शॉट लिया, फिर धीरे से हथेली में रखा। वो चाबी ठंडी और भारी थी। यह चाबी घर की अलमारी की नहीं थी, यह लॉकर की चाबी थी, यह किसी ऑफिस सेफ की। मेरा गला सूख गया था। यह क्या है? मैंने ऋतिक से पूछा। उसने एकदम कहा कि कुछ नहीं भाभी, भैया की कोई पुरानी चाबी होगी, छोड़ो ना उसे। उसने छोड़ो ऐसे कहा जैसे वो चाहता हो कि मैं भूल जाऊं, लेकिन अब मेरा भूलने का मौसम खत्म हो चुका था। मैंने दान पेटी खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। ऋतिक ने फिर से आवाज़ दबाकर कहा, मत खोलो भाभी। इस बार उसके अंदाज में गड़गड़ाहट थी। मैं रुकी। मैंने उसे देखा और कहा, क्यों? उसने कहा, क्योंकि उसमें भैया की चीज़ें हैं, आप रो पड़ोगी। मैं बोली, मैं रो नहीं रही ऋतिक, मैं सीख रही हूँ। फिर मैंने दान पेटी का ढक्कन धीरे से खोला, जिसमें पैसे तो नहीं थे। उसमें गोल्डन कलर का एनवेलप था, जिस पर कोई नाम नहीं लिखा था, बस एक छोटा सा स्टिकर लगा हुआ था, जैसे कोई मोहर हो। उसके ऊपर पेन से लिखा हुआ था, सिर्फ रश्मि के लिए। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि मुझे लगा कि ऋतिक भी सुन लेगा। ऋतिक ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहने लगा, भाभी मैंने वो लिफाफा नहीं उठाया, पहले इसकी फ़ोटो क्लिक की। वकील साहब ने कहा था कि सबूत चाहिए। मैंने वैसे ही लिफाफा रखा रहने दिया, दान पेटी को बंद किया और बहुत शांत होकर उसे वहीं रहने दिया और गाड़ी का ताला लगा दिया। ऋतिक से कहा कि ऊपर चलो। ऋतिक ने राहत की सांस ली थी, जैसे उसे जीत मिल गई हो, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मैं गाड़ी को बंद करके भाग नहीं रही हूँ, बस सही जगह, सही गवाह और सही समय चुन रही हूँ। हम लिफ्ट से ऊपर आए और घर में घुसते ही ऋतिक ने आवाज़ बदल दी, मीठी, थकी हुई, जैसे वो लाचार हो। उसने कहा, भाभी आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? मैं आपके लिए ही तो कर रहा हूँ। मैंने कहा, ठीक है बैठो। मैंने उसे सोफे पर बिठाया और खुद सामने कुर्सी पर बैठ गई। पहली बार हमारे बीच फासला था, शारीरिक नहीं दिमागी। वो मुझे देख रहा था जैसे मैं कोई नई औरत हूँ। मैंने बहुत सीधा सवाल पूछा, तुमने मेरे नाम के सिग्नेचर कैसे लगाए? उसके चेहरे पर बिजली सी चमक थी। फिर उसने खुद को संभाल लिया। कौन सा सिग्नेचर भाभी? मैंने कहा, आरटीओ में ट्रांसफ़र दिख रहा है और सिग्नेचर मेरे जैसे बनाएंगे। अब वो एक्टिंग करने लगा। वो घबरा गया था और कहने लगा, भाभी आप यह कैसी बातें कर रही हो? किसने आपको मेरे खिलाफ भड़का दिया? मैंने कहा, मुझे किसी ने तुम्हारे खिलाफ नहीं भड़काया है, यह सबूत है। उसके होंठ सिकुड़ गए थे। वो कहने लगा कि आपको क्या लगता है मैं कोई मुजरिम हूँ? मैंने कहा, मुझे लगता है कि तुम डर रहे हो। इतना कहने पर वो उठ गया और बोला, मैं डर नहीं रहा, आप अकेले नहीं रह सकती, आपको कोई संभालने वाला चाहिए। भैया चले गए हैं अब। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी, लेकिन इसका मतलब साफ था, अब मेरा मालिक वो है। मैंने शांत होकर कहा, मालिक? क्या मैं कोई ज़मीन हूँ ऋतिक? मेरी बात सुनकर उसका चेहरा लाल हो गया। उसने धीमे अंदाज में कहा, ठीक है, अगर आपको मेरी मदद नहीं चाहिए तो फिर बात मत करना और ना ही आइंदा मैं आपको संभालने वाला हूँ। इतना कहकर वो स्टडी रूम की तरफ पलट गया था। मेरे अंदर अलार्म बज उठा। वो चाबी फिर ढूंढने के लिए जा रहा है। मैंने जल्दी से कहा, रुको। वो रुक गया और पलटा और बोला कि जी कहिए। मैंने कहा, तुम्हें स्टडी रूम में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा, क्यों नहीं है? अब वो भी आपकी प्रॉपर्टी है क्या? मैंने उसकी तरफ देखकर कहा कि हाँ, वो मेरे पति का कमरा था और अब मेरा है।
मेरे मुंह से यह शब्द निकले और मुझे खुद पर भरोसा होने लगा। उसी समय मेरे फ़ोन पर वकील साहब का मैसेज आया, अभी के भी एनवेलप और चाबी को सेफ रखो और आज शाम मेरे चेंबर में आ जाओ। अकेली नहीं, किसी भरोसे वाले पड़ोसी या रिश्तेदार के साथ आना, लेकिन अपने देवर को मत लेकर आना। मैंने स्क्रीन बंद कर दी। मेरे अंदर डर था लेकिन एक कॉन्फिडेंस था। ऋतिक चुपके से कमरे में घूम रहा था। उसकी नज़रें मेरे पर्स पर टिकती फिर हट जाती। वो कुछ सोच रहा था और फिर उसने वही चाल चली जो सबसे ज़्यादा चोट देती है, इमोशनली ब्लैकमेल। उसने रोना शुरू कर दिया और कहने लगा, भाभी, भैया के जाने के बाद तो आप बदल गई हो। आपने तो मुझे अकेला छोड़ दिया। भैया क्या चले गए, आप तो मुझे शक की नज़रों से देखने लगी। लोग क्या कहेंगे कि देवर और भाभी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मैंने धीरे से कहा, लोग वही कहेंगे जो उन्हें मज़ा देता है। मैं उनके मुताबिक नहीं जीऊँगी। मेरे अंदाज में न गुस्सा था न धौंस थी, बस एक फैसला था और जो फैसला कर लेता है वो ताकतवर बन जाता है। शाम होने लगी थी। मैंने बहाना बनाया कि मुझे अपने एक स्टूडेंट के यहाँ जाना है। ऋतिक ने कहा कि मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैंने कहा कि नहीं, मैं टैक्सी या रिक्शा लेकर चली जाऊँगी। वो हैरानी से मुझे देखता रहा क्योंकि वो चाहता था कि मैं उसके साथ जाऊँ ताकि वो मेरे हर कदम पर नज़र रख सके। मैंने जल्दी से अपने पर्स में एनवेलप और चाबी रखी और लिफाफे को एक पुराने थैले में कपड़ों के नीचे छुपा दिया। मैंने अपनी एक फ्रेंड अंजलि को अपने साथ चलने के लिए कहा। उसने बिना कोई सवाल किए कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। हम ऋषभ जी के चेंबर पर पहुँचे। वो एक सीनियर वकील थे। उनके चेंबर में किताबें रखी हुई थीं और एक सिंपल सी कुर्सी थी। उन्होंने मुझे बिठाया, पानी पिलाया और फिर बहुत ही साफ शब्दों में कहा, अब आप जो भी बताएंगी वो कागज़ पर दर्ज होगा और अगर आपका देवर गलत है तो उसे उसके कर्मों की सज़ा भुगतनी होगी, लेकिन हम उसे मिट्टी में नहीं मिलाएंगे बल्कि कानून और समझदारी के मुताबिक उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे। उनके शब्द सुनकर मेरे दिल को कुछ सुकून मिला था। यह बदला नहीं था बल्कि एक रास्ता था। मैंने चाबी उनके सामने रखी। उन्होंने उसे देखा, नंबर नोट किया, फिर मैंने एनवेलप निकाला। मेरी उंगलियां कांप रही थी। वकील साहब ने कहा कि खोलिए इसे। धीरे से सील तोड़ी। अंदर एक छोटी सी पेन ड्राइव थी और एक बंद कागज़ था। कागज़ पर मेरे पति की हैंड राइटिंग थी। मेरी आंखें भर आई थी, लेकिन मैं रोई नहीं थी, मैं पढ़ने लगी थी, जिस पर लिखा हुआ था, रश्मि, अगर तुम यह पढ़ रही हो तो मतलब मैंने जो दर्द देखा वो सच हो गया। मैं ऋतिक से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उसके लालच को भी पहचानता हूँ। इस पेन ड्राइव में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जायदाद के कागज़ नहीं, सबूत हैं। ऐसे सबूत जो दिखाएंगे कि ऋतिक ने कब कब और किसके साथ मिलकर क्या क्या किया है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए थे। वकील साहब ने मेरी तरफ देखा और कहा, यह किसके बारे में है? मैंने अपनी दोस्त से कहा कि मेरा पति जानता था कि ऋतिक कुछ गलत करेगा। वकील साहब ने पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में नहीं लगाया। उन्होंने जल्दी से कहा, इसका पहले फॉरेंसिक बैकअप होगा, हम इसे ऐसे नहीं खोलेंगे। जंजीर कैद के साथ ज़रूरी है। उनके शब्द सुनकर मुझे लगा कि मैं सही इंसान के पास आई हूँ। उन्होंने अपने जूनियर को बुलाया, बंद एनवेलप तैयार कराया और पेन ड्राइव को सबूत की तरह पैक करवाया। फिर उन्होंने चाबी देकर कहा, यह चाबी बैंक लॉकर की मालूम होती और आपने कहा था कि आपके पति के नाम लॉकर था। हम कल सुबह बैंक चलेंगे। मेरी सांस में थोड़ी ताकत आई थी, लेकिन साथ ही मेरे दिल में डर भी था कि अगर लॉकर में वही चीज़ है जो ऋतिक चाहता है तो वो हमें वहाँ जाने नहीं देगा। वकील साहब ने जैसे मेरे दिल की बात पढ़ ली थी। उन्होंने कहा, आप आज रात घर पर अकेली मत रहना और अपनी बेटी को भी अपने साथ रखना, और अगर आपका देवर हंगामा करे तो आप खामोश रहकर बस इतना कहना। मैं अपने कागज़ को संभाल रही, बस मैंने अपना सर हिला दिया था। हम चैम्बर से निकले थे कि मेरे मोबाइल पर ऋतिक की कॉल आई। मैंने कॉल उठाई। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। भाभी, आप कहाँ हैं? मैंने कहा, मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं अपने एक स्टूडेंट के घर आई हूँ। उसने कहा, किसके साथ हैं आप? मैंने कहा, मैं फ्रेंड अंजलि के साथ आई हूँ। उसने जल्दी से कहा कि आप झूठ मत बोलिए, मुझे पता है आप अपने स्टूडेंट के यहाँ नहीं बल्कि कहीं और गई हो। मुझे लगा जैसे वो हमारी परछाई तक देख रहा है। फिर इसने धीमे लेकिन बहुत ही सख्त अंदाज में कहा, भाभी, अगर आप मेरे खिलाफ कोई कदम उठाओगी तो याद रखना, घर में जो कुछ है मैं सब रोक दूंगा।
मैंने पहली बार उसे जवाब में धमकी नहीं दी थी। मैंने बस इतना कहा था, तुम कुछ नहीं रोक सकते ऋतिक, तुम सिर्फ कोशिश कर सकते हो। और मैंने फ़ोन काट दिया था। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं कांपी थी। घर लौटते ही मुझे पता चल गया था कि सब कुछ बदल चुका है। दरवाजे पर ऋतिक खड़ा हुआ था, जैसे वो मेरा ही इंतज़ार कर रहा हो। मेरी बेटी को मैंने कुछ दिनों के लिए अपने मायके भेज दिया था। ऋतिक ने मेरी आंखों में आंखें डालकर सवाल किया कि आप वकील के पास गई थी। मेरे पेट में एक पल के लिए डर उठा था। उसे कैसे पता चल गया था? क्या उसने किसी को हमारे पीछे लगाया था, या उसने खुद मेरा पीछा किया था? अंजलि ने जल्दी से कहा कि हाँ, गई थी। क्या रश्मि को किसी की सलाह लेने का हक नहीं है? ऋतिक ने उसे घूर कर देखा, फिर मेरी तरफ आया। भाभी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? मैंने कहा, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, बल्कि अपने साथ किया है। मैंने खुद को बचाया है। वो गुस्से में तिलमिला गया था और कहने लगा, आपको बचाने वाला मैं हूँ। मैंने बहुत धीरे से कहा, नहीं ऋतिक, अब मैं खुद अपने आप को बचा सकती हूँ। मैं अपने लिए काफ़ी हूँ। यह बात तो यहीं ख़त्म हो गई थी। उस रात मैं अपने कमरे में बैठी थी और पहली बार मुझे लगा कि मेरी सांस मेरी है, लेकिन नींद फिर भी नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे पता था ऋतिक अब नरम नहीं रहेगा। वो अब अपना असली चेहरा और भी साफ तरीके से दिखाएगा। और सच में देर रात को मुझे हल्की सी आवाज़ सुनाई दी थी। स्टडी रूम के दरवाजे के पास खड़खड़ाहट थी, जैसे कोई चाबी घुमा रहा हो। मैं धीरे से उठी, दरवाजे की तरफ गई। बाहर हॉल में अंधेरा था, लेकिन स्टडी रूम के नीचे की दरार से रोशनी की एक पतली सी लकीर दिख रही थी। मतलब कोई अंदर है। मेरा दिल थरथरा रहा था। मैंने चुपके से अपने फ़ोन का कैमरा ऑन किया, रिकॉर्डिंग शुरू की और एक कदम आगे बढ़ी। अंदर से ऋतिक की आवाज़ आई, बहुत धीमी, जैसे वो किसी से बात कर रहा हो। हाँ, लॉकर की चाबी नहीं मिल रही है, जल्दी करो, सुबह सुबह से पहले, वरना वो। फिर दूसरी तरफ से किसी आदमी की आवाज़ आई, जिसे मैं पहचान नहीं पा रही थी। और उसी समय स्टडी रूम के अंदर कुछ धड़ाम से गिरा, जैसे कोई अलमारी खुल गई हो। मैंने एक ही सांस में समझ लिया था कि ऋतिक अकेला नहीं है। वो किसी को रात में घर के अंदर लेकर आया है। और यह सिर्फ चोरी नहीं है, यह मेरे पति की आखिरी चेतावनी का सच है। मैं हाथ बढ़ाकर स्टडी रूम का दरवाज़ा धक्का देकर खोलने ही वाली थी कि ठीक पीछे से मेरे कमरे के पास खिड़की पर कुछ खटखटाया। फिर मुझे याद आया। अचानक एक आवाज़ आई, रश्मि जी, दरवाज़ा मत खोलिए, वो लोग आपको देख लेंगे। मैं पलट गई। खिड़की के बाहर अंधेरे में एक परछाई थी। मेरी सांसें रुक गईं। यह कौन है जो मुझे बचा रहा है? खिड़की के बाहर की परछाई ने फिर से कहा, रश्मि जी, अभी दरवाज़ा मत खोलिए, वो लोग आपको देख लेंगे। मेरे पूरे शरीर में कपकपी सी दौड़ गई। रात के 2 बजे मेरे अपने घर में कोई है, एक आदमी, और वो मेरा देवर स्टडी रूम में किसी अनजान के साथ फाइलों को उलट पुलट कर रहा है, और बाहर कोई तीसरा इंसान मुझे बचने के लिए कह रहा है। मैंने खिड़की का पर्दा थोड़ा सा सरकाया। बाहर अंधेरा था, लेकिन सोसाइटी की स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में मुझे चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वही आदमी जो सुबह बेसमेंट में मिला था, वही तेज नज़र वाला, सिंपल कपड़ों वाला। मैंने बिना आवाज़ दिए खिड़की थोड़ी सी खोली। उसने जल्दी से कहा, मैडम, मैं गौरव, मैं सोसाइटी के इलेक्ट्रीशियन के साथ काम करता हूँ। कल जब आपकी गाड़ी यहाँ थी तो मैंने देखा था कि आपके देवर के साथ एक आदमी भी था। आज रात वो आदमी आपके घर के अंदर आ गया। मुझे शक हुआ था तो मैं नीचे था, तभी मैंने देखा कि वो सीधा आपके फ्लोर पर गया। मैडम, मुझे डर लग रहा है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। यह सुनकर तो मेरे होंठ सूख गए थे। मैंने कहा, तुम यहाँ कैसे आए? मैंने बहुत धीरे से पूछा। उसने कहा, सीढ़ियों से। लिफ्ट में सीसीटीवी है, सीढ़ियों में नहीं है। मैडम, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, बस मुझे आपकी शक्ल याद है। आप रोज़ ड्यूटी पर जाती हैं, आपके साथ आपकी बेटी भी रहती है, और आपके देवर के तेवर ठीक नहीं लगते। उसने ठीक नहीं लगते ऐसे कहा जैसे वो खुद को बचा रहा हो। अंदर स्टडी रूम से फिर आवाज़ आई, कागज़ पलटने की, अलमारी के दरवाजे के मिलने की, और फिर ऋतिक की चर्चे की। जल्दी फोल्डर यहाँ से निकालो। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार डर के साथ एक साफ फैसला भी था। मैंने गौरव से कहा, तुम अभी नीचे जाओ, गार्ड को बताओ कि मेरे फ्लोर पर आ जाए, और पुलिस को भी कॉल करो, लेकिन बिना शोर के। गौरव ने सर हिला दिया और कहा कि ठीक है मैडम। वो जल्दी से परछाई की तरफ
परछाई की तरह सीढ़ियों की तरफ गायब हो गया। मैंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं किया था। मैं चाहती थी कि अगर ऋतिक बाहर निकले तो वो देखे मैं भागी नहीं रही। मैं सामने खड़ी हूँ। मैंने जल्दी से मोबाइल निकाला और वकील साहब को कॉल की। रात का समय था, लेकिन उन्होंने पहले घंटी पर मेरा फ़ोन उठा लिया था, जैसे वो भी सोए नहीं थे। मैंने वकील साहब से कहा, ऋषभ जी, स्टडी रूम में ऋतिक किसी के साथ है, वो फाइलें निकाल रहा है। एक आदमी गौरव ने देखा है और अब वो गार्ड को बुलाने गया है। वकील साहब की आवाज़ तेज और ठंडी हो गई। उन्होंने कहा, रश्मि जी, आप दरवाज़ा मत खोलिए, आप खुद सामने मत जाइए, बस रिकॉर्डिंग जारी रखिए। अगर गार्ड आ जाए तो ठीक है, मैं अभी पुलिस को कॉल कर रहा हूँ, आप बस अपना ख्याल रखिए। मेरी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन मैंने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। मैं दरवाजे के पास खड़ी हो गई थी ताकि बाहर के कदमों की आवाज़ रिकॉर्ड हो जाए। अंदर स्टडी रूम में एक बार फिर धड़ाम की आवाज़ आई थी, जैसे कोई भारी डिब्बा गिरा हो, और उसी समय स्टडी रूम का दरवाज़ा खुला। मेरे सामने ऋतिक खड़ा हुआ था। उसके पीछे एक आदमी था, लगभग 40 साल का, भरा हुआ शरीर, आंखों में चालाकी। उसने मेरी तरफ देखा और जल्दी से नज़र झुका ली, जैसे वो जानता है कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। ऋतिक ने मुझे ऐसी नज़र से देखा जैसे मैं उसकी दुश्मन हूँ। आप जाग रही थी? उसने बनावटी हंसी के साथ कहा। मैं तो बस यहाँ भैया की कुछ फाइलें ठीक से रख रहा था। मैंने बहुत शांत होकर कहा, रात के 2 बजे, और यह कौन है? मेरे शब्दों के साथ ही वो अनजान आदमी खिसकने लगा। ऋतिक ने उसे आंख का इशारा किया, रुको। फिर ऋतिक मेरे करीब आया। उसकी आवाज़ धीमी हो गई थी, लेकिन उसमें धमकी साफ थी। भाभी, आप बहुत आगे निकल रही हो, अपने भले के लिए पीछे हट जाइए। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर एक पल के लिए वो पुराना डर उठा था, जो डर औरत के दिल में होता है, जो बच्चे के बिगड़ जाने पर होता है। फिर मुझे अपने पति की हैंड राइटिंग याद आ गई। दान पेटी में मौजूद वो लिफाफा याद आया और ऋषभ जी की कहे गए वो शब्द याद आया कि आप उसकी भाभी हो। आपको अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। मैंने धीरे से कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगी। उस आदमी ने पहली बार कहा कि अच्छा मैडम, आपको अच्छी गलतफहमी हुई, मैं तो बस कुछ कहने ही वाला था। ऋषभ ने उसकी बात काट दी और कहा, चुप रहो। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, आप अकेली लड़ सकती हो, आप यहाँ कुछ भी साबित नहीं कर पाओगी। वो एक कदम आगे बढ़ा तो लिफ्ट की घंटी बजी। मेरे दिल ने राहत की सांस ली। बाहर कदमों की तेज आवाज़ आई, गार्ड की आवाज़, मैडम सब ठीक तो है ना? और फिर गौरव की आवाज़ आई। फिर गौरव की आवाज़ आई, इसी फ्लैट में है सर। ऋतिक का चेहरा एकदम से बदल गया। वो अब घबरा गया था। वो अनजान आदमी पीछे हटा। मैं दरवाजे की तरफ गई और लॉक खोला। बाहर 2 गार्ड्स थे और गौरव था। गार्ड ने अंदर झांक कर पूछा, सर आप कौन? वो आदमी हिचकिचाया और बोला, मैं ऋतिक का दोस्त हूँ। ऋतिक ने भी झट से कहा कि यह मेरा दोस्त है। गार्ड ने सख्ती से कहा कि रात 2 बजे विजिटर एंट्री रजिस्टर में नाम नहीं है। अभी उसकी बात अधूरी रह गई थी कि इस समय नीचे से पुलिस की जीप का सायरन हल्का सा सुनाई दिया। मेरे अंदर एक कपकपी उठी कि अब बात घर के अंदर नहीं रहेगी, अब कानून आएगा। मैंने खुद को समझा लिया था और गार्ड से कहा कि इन दोनों को यहीं रोको, पुलिस आ रही है। ऋतिक ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंख में पहली बार डर पूरी तरह से खुल गया था। उसने कहा, भाभी आप सच में पुलिस बुला रही हैं? उसकी आवाज़ गुस्से से कम और घबराहट से ज़्यादा निकल रही थी। मैंने कहा, मैं सच में अपने घर की हिफाजत कर रही हूँ। पुलिस आई, 2 कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल थे। उन्होंने पहले मेरी बात सुनी और फिर ऋतिक की। ऋतिक ने वही नाटक शुरू कर दिया, यह मेरी भाभी हैं, यह इमोशनल हो रही हैं, इन्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैंने बिना नाटक के सीधे कहा, मेरी गाड़ी मेरे नाम पर थी, मेरे जाली सिग्नेचर बनाए गए, मेरे पति की फाइलों से कागज़ गायब है। रात में बिना एंट्री के यह आदमी मेरे घर में मिला, मुझे दानपेटी खोलने से रोकता रहा जो कि मेरी गाड़ी में रखी थी। हेड कांस्टेबल ने ऋतिक को देखा, फिर उस आदमी से पूछा, आप अपनी आईडी दिखाई। वो घबराकर बोला कि जी। उसने जेब टटोली और एक कार्ड निकाला। पुलिस ने देखकर कहा कि यह लोकल प्रॉपर्टी ब्रोकर है। यह सुनकर मेरे माथे पर पसीना आ गया। प्रॉपर्टी ब्रोकर? मेरा देवर किसके साथ क्या सौदा कर रहा था? वकील साहब ने मुझे व्हाट्सएप पर शिकायत पत्र भेज दिया था। मैंने वो पुलिस को दिखाया। पुलिस ने कहा कि मैडम, आप सुबह थाने जाकर तहरीर और शिकायत दर्ज की थी, अभी हम इन्हें नीचे ले जाते हैं।
आप अपना सीसीटीवी फुटेज और यह रिकॉर्डिंग संभाल कर रखिए। मैंने सर हिला दिया, मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैं गिर नहीं रही थी। रिति को जब पुलिस नीचे ले जा रही थी तो उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक टूटी हुई हद थी। उसने कहा, आपने सब कुछ खत्म कर दिया। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि यह खत्म नहीं हुआ, यह तो बस शुरुआत है, सही शुरुआत। अगली सुबह मैं वकील साहब के साथ बैंक गई। जिस ब्रांच में मेरे पति का लॉकर था, वहाँ केवाईसी की लंबी कार्यवाही थी। फॉर्म, सिग्नेचर, इन्वेस्टिगेशन, नाम की डिटेल, डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी और बैंक की जांच पड़ताल। वकील साहब ने सब बंदोबस्त करवाया। उन्होंने मुझे समझाया कि रश्मि जी, लॉकर खोलना जज्बातों का काम नहीं है, यह कानूनी काम है। हम हर कदम का रिकॉर्ड रखेंगे। बैंक मैनेजर ने मुझे बहुत इज्जत से देखा। शायद पहली बार मुझे लगा कि समाज में भी कुछ लोग हैं ऐसे जो विधवा औरत को कमज़ोर नहीं समझते, बस उसूल देखते हैं। लॉकर रूम में मैं पहुंची तो मेरे अंदर मेरे पति की यादों का तूफान उठा। लोहे की दीवारें, छोटे छोटे नंबर, ठंडी हवा। मैंने वो चाबी निकाली जो मुझे दान पेटी से मिली थी, नंबर मिलाया, मेरा गला भराया था। वकील साहब ने हल्की आवाज़ में कहा, खोलिए। मैंने लॉकर को खोला। अंदर एक नीली फाइल थी, एक छोटा सा कपड़े का थैला और एक एनवेलप, बिल्कुल उसी तरह जैसा दान पेटी में था, लेकिन उस पर लिखा हुआ था, रश्मि, अपनी इज्जत बचा लेना और मेरे भाई की आत्मा भी। मेरे हाथ थरथरा गए थे। कपड़े के थैले में एक सिंपल सी सोने की अंगूठी नहीं, बल्कि एक छोटी सी पेन ड्राइव और कुछ स्टिच पेपर थे। वकील साहब ने जल्दी से कहा, इन्हें हम सीधे फॉरेंसिक रूट पर ले जाएंगे। मेरी फाइल में वो प्रॉपर्टी की फाइल नहीं थी जैसी फिल्मों में होती है, वो सबूत की फाइल थी। उसमें जायदाद की लिस्टिंग फॉर्म की फोटोकॉपियाँ और एक ब्रोकर की डिटेल, और सबसे ऊपर एक हाथ से नोट लिखा हुआ था। इस नोट पर भी मेरे पति की हैंड राइटिंग थी। रश्मि, ऋतिक ने मेरे इलाज के दौरान कई बार मुझसे जायदाद लेने को कहा था। मैं जानता था कि वो किसी दबाव में, स्टेट से लाइफ और लोग क्या कहेंगे, यही वो दबाव है जो उसे यह सब करने पर मजबूर कर रहा है। मैंने उसे समझाया था कि, लेकिन वो नहीं माना। अगर तुम यह लेटर पढ़ रही हो तो वो मेरे नाम की चीज़ें भी बिना पूछे बेचना शुरू कर चुका होगा। मैंने इस लॉकर में वो सब रखा है जो तुम्हें सच दिखाएगा। मैं हमारे घर के मंदिर में प्रार्थना कर रहा था कि ऊपर वाला मेरे भाई को सीधे रास्ते पर ले आए, और यहीं बैठकर मैं तुम्हें यह सारे नोट्स लिख रहा हूँ और यह सब दान पेटी में डाल रहा हूँ ताकि यह तुम्हें मिल जाए। याद रखना कि तुम्हें मेरे भाई को मिटाना नहीं है, उसे रोकना है। मैंने आंखें बंद कर ली थी। मेरे पति ने मुझे बदला लेना नहीं सिखाया था, उन्होंने मुझे माफ़ करना सिखाया था। वकील साहब ने धीरे से कहा कि रश्मि जी, यह डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि आपका देवर आपको कानूनी तौर पर नज़रअंदाज करके आपके पति की जायदाद को बेचने की कोशिश कर रहा था और ब्रोकर के साथ मिलकर कागज़ बनवा रहा था। हालांकि इस सब में उसका भी अपना हिस्सा है, लेकिन वो अपने भाई के हिस्से पर भी नीयत खराब कर रहा है, और गाड़ी की जालसाजी भी इसी पैटर्न का हिस्सा है। हम 2 मुकदमे बना सकते हैं, जालसाजी और धोखाधड़ी की कोशिश का, लेकिन हम कौन सा रास्ता अपनाएं यह आपको तय करना है। उस दिन मैं पहली बार समझी कि मेरे हाथ में ताकत है, लेकिन ताकत का मतलब किसी को कुचलना नहीं होता। ताकत का मतलब होता है गलत को रोकना, सही को कायम रखना। फिर थाने में हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने आरटीओ इन्वेस्टिगेशन के लिए ब्रोकर से पूछताछ शुरू कर दी थी। ऋतिक को उसी दिन जमानत मिल गई थी, क्योंकि उसे खानदानी झगड़े के लिए भी दिखाया जा सकता था और उसने वकील कर लिया था। वो घर वापस आया तो उसकी चाल में वो अकड़ नहीं थी, वो खामोश था, उसकी आंखों में थकन थी। उस रात उसने मेरे कमरे के बाहर खड़े होकर कहा, भाभी, मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा, ठीक है, अंदर आ जाओ। वो अंदर आ गया, लेकिन उसने बैठने से पहले कमरे को देखा, जैसे उसे विश्वास नहीं था कि वो कमरा अभी भी मेरी जगह है। उसने धीरे से कहा, आपने पुलिस बुलाकर मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं खामोश रही। फिर मैंने पूछा, तुमने मेरे नाम के सिग्नेचर क्यों बनाए? उसने सर झुका लिया, उसका गला भराया था। उसने कहा, क्योंकि मुझे लगा सब कुछ मेरे हाथ से निकल रहा है। मेरे दोस्त, मेरे साथी सब कहते थे कि तुम्हारे भैया मर गए हैं, सब कुछ तुम्हारा हो गया, तुम सब कुछ अपने हिसाब से इस्तेमाल करो। अपनी भाभी को कुछ मत देना, उन्हें घर से निकाल दो। अगर उन्होंने घर की व्यवस्था अपने हाथ में ले ली तो वो सब कुछ बर्बाद कर देंगी और तुम्हें सड़क पर छोड़ देंगी। मैंने उसे देखा और कहा,
तुमने मुझे घर से निकालने के बारे में सोच लिया था। मुझे तुम्हारी बात पर हंसी आ रही। तुम्हारे माता पिता नहीं थे? तुम्हें तुम्हारे भाई ने सहारा दिया, माँ बाप दोनों का प्यार दिया, और फिर जब मैं इस घर में आई तब मैंने तुम्हें सिखाया कि कब क्या करना है, किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, किस तरह से खुश रहना है। मैंने तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हारी हर खुशी हर दुख को अपना लिया, तुम्हें औलाद से भी बढ़कर प्यार दिया। लेकिन तुम, मैं इतना कहकर खामोश हो गई थी। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैं आगे बोली, ऋतिक, तुमने मुझे माँ नहीं समझा, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई और अपनी औलाद समान समझती रही। तुमने मुझे एक कमज़ोर विधवा औरत समझा जिसका सामान तुम्हें मिल जाएगा। तुम जानते हो कि जब तुम्हारे माता पिता की मौत हो गई थी तब तुम लोग किराए के घर में रहते थे, और तुम्हारे माता पिता के जाने के बाद मकान मालिक ने तुम्हें और तुम्हारे भाई को घर से निकाल दिया था। तुम दोनों दर दर की ठोकरें खा रहे थे। तुम्हारे भाई ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने इतनी मेहनत की कि अपने बलबूते आज इतना सब कुछ तैयार कर लिया। उन्होंने अपनी एजुकेशन भी पूरी की और साथ साथ तुम्हारी परवरिश में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। तुम आखिर कौन से हिस्से की बात कर रहे हो? तुम्हारा इस घर में देखा जाए तो कोई हिस्सा नहीं। हिस्सा तो वहाँ होता है जहाँ पिता की जायदाद होती है। यह सब कुछ तो मेरे पति ने अपनी मेहनत से बनाया है। यह सब कुछ उनका है, उनकी बेटी का है, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बेटी से पहले तुम्हें रखा। उन्होंने एक बाप बनकर तुम्हारा इस घर में हिस्सा ही नहीं बनाया बल्कि सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया था। लेकिन मरने से पहले वो तुम्हारी हरकतें देख रहे थे, तभी तो उन्होंने मुझे जीते जी काफ़ी सारे साइन दिए थे कि मैं समझ जाऊं कि आखिर तुम क्या चाहते हो, मगर मैं बेवकूफ़ कुछ नहीं समझ सकी। ऋतिक की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। उसने धीरे से कहा, भाभी, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मैंने कहा, नुकसान चाहने में और नुकसान करने में फ़र्क होता है। फिर मैंने वो बात कही जो मुझे सबसे मुश्किल लग रही थी। मैंने कहा, इस घर के उसूल बदलेंगे, सब कुछ मेरे हाथ में रहेगा। मेरे पति की पेंशन और मेरी सैलरी सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहेगा। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे और अपने भाई की तरह एक ईमानदार इंसान बनकर दिखाओगे और अपने दोस्तों से भी दूर रहोगे और वो हमारे घर तक नहीं आ सकते। तुम एक काउंसलर से मिलोगे क्योंकि तुम्हें सिर्फ कानून का डर नहीं, अपने अंदर के लालच का इलाज चाहिए। वो खामोश था क्योंकि वो खुद भी जानता था कि वो गलत रास्ते पर जा चुका था। उसने कहा कि अगर मैं इनकार करूं, मैंने कहा, तो फिर तुम इस घर में नहीं रहोगे। तुम जहां चाहो वहां जा सकते हो। कानूनी तौर पर यह सब कुछ मेरा और मेरे पति का है। मैं तुम्हें यहाँ से निकालने का पूरा हक रखती हूँ। उसने बहुत थकी हुई आवाज़ में कहा, भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भटक गया था। मैं खामोश रही। मैं उसी समय उसे माफ़ कर देती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरा दिल दुखा था। मेरे अंदर एक और आवाज़ थी, कड़वाहट पाकर जीने से ज़िंदगी नहीं बनती। मैंने कहा, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, लेकिन माफ़ी का मतलब यह नहीं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। माफ़ी का मतलब मैं अपने दिल में नफरत नहीं पालूंगी। तुम्हारे मेरे बीच में एक सीमा रहेगी। उसने पहली बार सच बोलने की कोशिश की थी। उसने कहा, भाभी, भैया के इलाज के समय भी मैंने उन पर दबाव दिया था कि वो सब कुछ मेरे नाम कर दें ताकि उनके मरने के बाद किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, मगर भैया मेरी बात नहीं मान रहे थे। यह सब कुछ मुझे मेरे दोस्तों ने करने को कहा था। आप तो जानती हैं भाभी, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, लेकिन अब जैसा आप कहोगी वैसा ही होगा। बल्कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। उसकी बात सुनकर मुझे सुकून मिला था। मैंने दिल ही दिल में अपने पति को थैंक यू कहा था। उन्होंने ऋतिक को प्यार किया, लेकिन अंधा प्यार नहीं किया। उन्होंने सच की तैयारी कर दी थी। मरने से पहले उन्होंने नोट्स पर सच्चाई लिखी थी। उन्हें लगता था कि मैं मंदिर में आऊँगी और दान पेटी खोल कर देखूँगी तो सब कुछ पढ़ लूँगी, लेकिन ऐसा मौका नहीं आया था। मैं खुद ही दिनेश के मरने से एक दिन पहले उन्हें अपने साथ ले गई थी, जहाँ हमने गरीबों को कुछ ज़रूरत का सामान दान किया था। हम अक्सर दानपेटी के पैसे साथ ले जाते थे, लेकिन उस दिन दानपेटी में सिर्फ पैसे ही नहीं थे, दिनेश के लिखे गए नोट्स भी थे जो दानपेटी के साथ साथ गाड़ी में ही रह गए थे। ऋतिक कुछ समय के बाद लंदन चला गया था। ऊपर वाले की कृपा से वो अब एक समझदार और काबिल इंसान बन गया है। अब वो मेरा भरोसेमंद देवर बन गया है और अब उसकी सोच पूरी तरह से बदल गई है।
दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।